चलो, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने सक्सेवे चैनल पर। यदि आप भी कक्षा 10 में होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैथ्स का पेपर 27 फरवरी को होने वाला है उसके लिए हम लोग अभी एक लेसन से 7 लेसन तक इम्पॉर्टेंट सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो मतलब क्या कहते हैं, अगर अभी तक आप भी रिवीजन नहीं किए होंगे तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक कर लेना। एक लेसन से 7 लेसन तक इम्पॉर्टेंट सूत्र जो होगा वही हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में हम लोग कर देंगे 7 से उसके आगे जो लेसन बचे रहेंगे वो सारे लेसन का सूत्र हम इसी तरीके से 2 वीडियो में करके हम आप लोग को दे देंगे। और अगर इसको शुरू से अंत तक देख लेंगे तो सूत्र आपको जाहिर सी बात है कि नहीं भूलेंगे आप। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को ये दिखाना चाहते हैं कि इस लड़की का नाम आराधना सरोज है, जो कि क्या कहते हैं स्टेट में 8वीं रैंक प्राप्त कर चुकी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका अगर टोटल परसेंटेज की बात करें तो 96.4% है। अगर प्रयागराज में इसकी बात करें तो इसका तीसरा स्थान है प्रयागराज में, क्योंकि ये प्रयागराज जिले से है। और फिर उसके बाद आगे यहाँ पे देखेंगे, अगर इसके नंबर की बात करें तो 500 में से 482 नंबर था। और फिर उसके बाद अगली आगे देखते हैं तो इसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इसको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हुए थे। तो यहाँ पे इसका अगर देखेंगे इसके सब्जेक्ट की बात, तो एक सेकंड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट में इसको कितने कितने नंबर मिले हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका जो सब्जेक्ट था, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें हिंदी में तो इसको हिंदी में कितने नंबर मिले थे, 96 नंबर। अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको इंग्लिश में कितने मिले थे, 96 नंबर। मैथ की बात करें तो मैथ में भी इसको 96 मिले थे। फिजिक्स की बात करें 97, केमिस्ट्री की बात करें तो 97। तो अगर ये बात करें कि इसमें अभी हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादातर ये जो डीएम क्लासेस का ऑफलाइन कोचिंग है वो ज़्यादातर मैथ्स सब्जेक्ट के लिए ही जानी जाती है, मैथ और इंग्लिश। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मैथ में इसका 96 नंबर है। अभी आप लोग को हम ये दिखाते हैं कि मैथ में 99 भी आता है। और फिर उसके बाद अब की बार का टारगेट है कि मैथ में 100 में से 100 आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैथ में इसमें कौन सा रिजल्ट है, यहाँ पे संजना का रिजल्ट है, जिसमें देख सकते हैं इसके हिंदी में 95 और इंग्लिश में 91 और मैथ में 99। तो इसी मैथ के लिए जाना जाता है कि इसका मैथ में कितने नंबर थे। ये 100 में से इसको 99 नंबर मिले थे। अगर आप भी 100 से 99 लेना चाहते हैं, अगर इस बार का रिजल्ट या फिर इस बार आप पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि 3 दिन में अगर हम 99 दिलाने लगेंगे तो बाकी जो 1 साल पढ़ते हैं वो उनका कहाँ जाएगा, वो लोग क्या करेंगे। तो आगे हम इसकी बात करेंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर आप मतलब कि अगर 2027 का टारगेट करते हैं कि अगर आप गणित में इस तरीके से नंबर लेना चाहते हैं, गणित या फिर कह सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, गणित या और फिर उसके बाद विज्ञान, अगर इन चारों सब्जेक्ट की बात करें तो हम चारों में आपको बेहतर करके दिखाएंगे। बाकी सामाजिक विज्ञान और कला ये हमारे पास का नहीं है। कोशिश करेंगे, अगर आप सपोर्ट किए तो हम, नहीं तो किसी और के माध्यम से करवा देंगे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अगले रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे फिर से एक अगला रिजल्ट जिसका नाम है शैलजा पटेल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसकी बात करें तो हिंदी में इसको 96 नंबर मिले थे, इंग्लिश में 91 और 90 नंबर। और मैथ की बात करें तो इसको भी मैथ में कितने नंबर मिले थे, 99 नंबर मिले थे। कितने में से, 100 में से। तो इधर जो डीएम क्लासेस वाले स्टूडेंट होते हैं, अभी तो आप लोग सक्सेस वे पे पढ़ रहे हो, तो डीएम क्लासेस का जो ऑफलाइन मतलब क्या कहते हैं ऑनलाइन कोचिंग है वो सक्सेस वे है, और फिर उसके बाद जो ऑफलाइन कोचिंग है वो डीएम क्लासेस के नाम से चलती है। तो उसके ये रिजल्ट हैं 96, मतलब क्या कहते हो 99, 100 में से 99। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद और रिजल्ट आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये सालू पटेल, जिसमें हिंदी में इसको 96 नंबर, इंग्लिश में 92 नंबर और मैथ में 97 नंबर। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि फिर से सबसे हाईएस्ट नंबर अगर इन लोग को बात करें इन लोगों की, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रहता है इन लोग का मैथ में ही, सबसे तगड़ा नंबर मैथ में ही रहता है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे अगला रिजल्ट ये है, 97 नंबर इसका क्या कहते हैं हिंदी में है, और फिर उसके बाद 95 नंबर इंग्लिश में है और 95 नंबर मैथ में है। ये किसका है, खुशी। तो यहाँ पे खुशी का नंबर कितना मिला है, ये 100 में से 95 नंबर मिला है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अगला। तो यहाँ से अगले की बात करें तो यहाँ से हम लोग का सूत्र का सिलसिला स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पे देखें सबसे पहली बात करें तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे सूत्र। तो ये तो हम दूसरे लेसन का सूत्र लिख दिए हैं। तो सर पहले लेसन का सूत्र कहाँ गया, तो पहले लेसन में केवल कितने सूत्र हैं पता है, केवल एक सूत्र, 2 सूत्र है बस। तो यहाँ पे कहते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और फिर उसके बाद इन दोनों में से पहली संख्या का एलसीएम, और फिर उसके बाद गुणे और पहली दूसरी संख्याओं का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये बस इतना ही लिखना रहता है।
अगर ये पहले वाले लेसन से बात करेंगे तो इतना ही, यही सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, फिर उसके बाद एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा, या तो एलसीएम एचसीएफ दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या पूछेगा, या तो ऐसा कह सकता है पहली संख्या दे देगा, एलसीएम एचसीएफ पूछेगा, और उसके बाद मतलब एलसीएम दे देगा और उसके बाद दूसरी संख्या पूछ लेगा। अगर यहाँ से सूत्र की बात करें तो इस तरीके से सूत्र इसका बन जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, और फिर उसके बाद बटे का ही हो जाएगा दूसरी संख्या। अगर यहाँ से दूसरी संख्या की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा पहली संख्या। अगर यहाँ पे फिर से एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे एलसीएम, अगर जब एलसीएम बराबर निकालना होगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बटे का क्या हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ, और फिर उसके बाद जब एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ, तो इसमें क्या हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बटे का हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरीके से इसके ये सूत्र बनते हैं। इस तरीके से 4 सूत्र अगर बनाना चाहें तो अपने से बना सकते हैं, बाकी इससे भी सारी सवालें हो जाएंगी। और अगर इसमें सवाल की बात करें तो यहाँ पे और क्या पूछ सकता है, या तो √2 याद कर लेना, √3 याद कर लेना, √5 याद कर लेना, या √7 याद कर लेना। और अगर इसमें और आपको करना होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + √3 हो जाता है, और फिर उसका 3 + √5 हो जाता है। इस तरीके के भी सवाल आप कर लेना। अगर ऐसी सवाल भी अगर कर लेंगे तो मतलब बस अब इससे हट करके कुछ भी नहीं आता है पेपर में। अगर बात करेंगे तो यहाँ से टिक मार्क आएगा, बात करेंगे इसकी तो ये 2 नंबर में आएगा, और इनकी बात करेंगे तो ये भी कभी 2 नंबर में कभी 4 नंबर में आता है। तो बस इसके सिवाय और कुछ भी नहीं आता है पेपर में। पहले लेसन का ये सब हो गया, लेकिन अब दूसरे लेसन की बात करें, दूसरे लेसन इसमें बहुपद है। तो बहुपद में यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक बहुपद की बात करेंगे तो जब चर की अधिकतम घात 1 हो जाती है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x + 3। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो 2x² प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस का 6। इस तरीके से ये इसका त्रिघात की बात करेंगे तो यहाँ पे 3x³ और प्लस का 2x² और प्लस के यहाँ पे 3x और प्लस का 5। इस तरीके से हो जाएगा तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो बस इसमें अगर देखेंगे तो इसमें अगर इसके बहुपद इसकी अधिकतम घात पूछेंगे तो यहाँ पे 1 आएगी, इसके अधिकतम घात पूछेंगे तो 2, इसके अधिकतम घात पूछेंगे तो 3 आएगा। इस तरीके से हम लोग को जानना था और करना था। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो बहुपद होता है रैखिक बहुपद और उसके बाद द्विघात बहुपद की बात करें तो इसमें शून्यक पूछता है। अगर ax लिखा रहे प्लस का b लिखा रहे और ax² प्लस का bx लिखा रहे और प्लस का c लिखा रहे, इनके अगर बहुपद में अगर शून्यक की बात करेंगे तो 2 शून्यक होगा, और फिर उसके बाद इसमें शून्यक की बात करेंगे तो 1 शून्यक होगा। या तो यहाँ पे शून्यक कह सकते हैं या तो इनके मूल कह सकते हैं। तो इसके 2 मूल होंगे, इसके 1 मूल होंगे। और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा रहा तो फिर उसके बाद यहाँ पे bx² प्लस का यहाँ पे cx प्लस का d, अगर ऐसा लिखा रहा तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो लेकिन यहाँ पे 3 शून्यक की बात हो गई। अब ये इतना करने के बाद आगे हम अगले सूत्र पे चलते हैं। ये थोड़ा इससे सवाल आती है, बाकी ये सूत्र नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है अगर चित्र ऐसा कुछ मिल गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें पूछेगा कभी कभी क्या पूछता है, कहता है कि भैया आप ये बताओ इसके कितने शून्यक होंगे। तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने शून्यक होंगे। तो आप लोग को इतना तो दिख ही रहा होगा कि इसको x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये इसको 2 बार कट कर रहा है, x अक्ष को 2 बार, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, इसके 2 शून्यक होंगे। अगर यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ फिर से 2 बार इसको कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक हो जाएंगे। अगर इधर बात करें तो यहाँ पे ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, ये 1 बार कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 1 शून्यक होंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार कट कर रहा है, तो इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक हो जाएंगे। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगले पेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, ये x अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है, y अक्ष को कट कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। तो इसके कितने शून्यक हम लिख देंगे, इसके 0 शून्यक होंगे। अगर इसकी बात करें तो ये भी x अक्ष को नहीं कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, इसके 0 शून्यक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये शायद चैप्टर की सवाल है 2.1 में, उसमें क्या कहता है कि अगर ऐसे खींचा जाए तो इसके कितने शून्यक होंगे। तो ये ग्राफ अगर ऐसा बनेगा तो ये x अक्ष को 1 बार कट कर रहा है, इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे।
अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे जी, इसके 2 शून्य हो जाएंगे। इस तरीके से देखना रहता है। अगर इसकी बात करें तो ये तीसरी सवाल है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये एक बार इसको कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे गाइस, तो इसके 3 शून्य होंगे। तो यहाँ पे 3 बार ये x अक्ष को कट कर रहा है, इसलिए 3 शून्य होंगे। अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 1 शून्य होंगे। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ये इसको ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 1 शून्य होंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, इस ग्राफ के 4 शून्य होंगे। हिंदी में लिख देना है कि इसके इतने शून्य होंगे। आगे चलते हैं फिर उसके बाद, और यहाँ पे फिर से बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये इसको एको बार नहीं कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्य होंगे, शून्य। ये x अक्ष को एक बार कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 1। ये 1 2 3 3 बार कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 3। और यहाँ पे बात करेंगे तो 1 2, ये इसके 2 शून्य, 1 2 3 4, इसके 4 शून्य होंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, तो ये कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य। इस तरीके से इसमें देख करके बताना था। आगे चलते हैं फिर उसके बाद इसी चैप्टर से थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं कि जो सूत्र होते हैं वो इस तरीके से, यहाँ पे उसमें क्या लॉजिक लगता है, कैसे कैसे उसमें क्या क्या और भी हो सकते हैं। कभी ऐसा भी सवाल पूछ लेगा कि मतलब क्या कहते हैं जो द्विघात बहुपद होती है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, उसको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि घातों 1 2 3 के बहुपद क्रमशः होते हैं। एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं, और द्विघात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं, और त्रिघात वाले को तीन घात बहुपद कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax², अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है अगर ये द्विघात बहुपद की बात करेगा तो ax² लिखा है, प्लस का bx लिखा है और प्लस का c लिखा है गाइस। तो यहाँ पे जब इतना लिखा रहेगा तो उसमें कह रहा है कि जो ये संख्याएं होंगी ए बी सी, ये कैसी संख्या होंगी, ये वास्तविक संख्या होंगी। पहले चैप्टर में आप पढ़ के आ चुके होंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब अगर हम उसको पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, फिर उसके बाद ढेर सारा उसमें और डिटेल से में जाएंगे, तो ये सब हमारे लोग का ये पूरा सूत्र फिर कब रिवाइज होगा। तो आगे यहाँ पे कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो उसके अंतर्गत ये जो आते हैं ABC, मतलब कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कह रहा है कि आगे अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये इसका मानक रूप नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, मतलब यही इसका वर्जिनल क्वालिटी होती है। जैसे अभी कहें कि आप लोग अगर कोई बॉय होगा तो उसका वर्जिनल क्वालिटी लड़का है, लेकिन जब आपके स्कूल में 26 जनवरी होती है तो वही लड़का क्या बन जाता है, कभी कभी राधा बन जाता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसके वर्जिनल वाले रूप की बात करें तो ये होता है, लेकिन अगर इसके ऊपर सवाल की बात करें तो वो कुछ ऐसा बना देता है। यहाँ पे लिखा रहेगा 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेगा x² प्लस के यहाँ पे लिखेगा 3x और प्लस के यहाँ पे लिख देगा 5। तो ये इसके वर्जिनल रूप नहीं है। इसके कौन से रूप हैं, राधा वाले रूप कह सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं डांस करते हुए लड़की का रूप कर सकते हैं, या फिर पार्वती कह सकते हैं शंकर के साथ डांस करते हुए, तो ये वो वाला रूप है। लेकिन हम लोग ये वर्जिनल वाले रूप को क्या कहते हैं, उसको मानक रूप कहते हैं। तो यहाँ पे जो ABC होता है, ये इसको ABC के स्थान पे हम क्या लेते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई संख्या ले लेंगे, तो इसका ये इससे सवाल बन जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि a के बराबर 0 नहीं हो सकता, या 0 a के बराबर नहीं हो सकता। तो जो ये आगे वाली संख्या होती है यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते। क्यों गाइस 0 नहीं रख सकते, जैसे इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जैसे ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये कह रहा है ये इतना बचेगा। इसका मतलब कौन सा बहुपद बन जाएगा, फिर ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। मतलब बाकी यहाँ पे 0 हो सकता है, लेकिन आगे वाले पे 0 नहीं होगा। आगे चलते हैं, दूसरा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बहुपद px के शून्य उन बिंदुओं के x। अच्छा, इस पे अभी कोई सवाल नहीं बनी है तो इसलिए जाने देते हैं इसको, कोई इसमें कुछ भी नहीं देखेंगे। आगे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, और त्रिघात के बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, 3 शून्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी कभी ऐसा पूछ लेता द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं, तो 2। त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं, 3। आगे चलेंगे, फिर और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं, अगर हमको कहेगा कि ये द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, इसका मानक रूप है, तो इसमें अगर कहता है कि जो द्विघात बहुपद अगर लिखा रहता है क्या ax² और फिर उसके बाद प्लस का bx
और प्लस का c बराबर का 0 कर देंगे तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। अगर 0 नहीं करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, तो ये बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके से लिखा रहता है तो इसके अगर हम बहुपद की बात, इसके शून्यक की बात करेंगे, इसके अल्फा और बीटा शून्यक होंगे, तो शून्यकों का योगफल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का b बाई ए। तो यहाँ का जो b है और यहाँ का जो a है ये यहाँ पे लिख सकते हैं। और इनके गुणनफल की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा c बाई ए, वो माइनस में नहीं होता है प्लस में होता है, c बाई ए। इस तरीके से इनके क्या होते हैं, इनके शून्यकों का गुणनफल और फिर उसके बाद योगफल होता है। और आगे बात करेंगे कि अगर इसी समीकरण के त्रिघात समीकरण दिया है तो समीकरण बात कर रहे हैं बहुपद, त्रिघात अगर बहुपद देता है तो उसके कितने शून्यक होते हैं, तो वो 3 शून्यक होते हैं। वो 3 शून्यक कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। तो शून्यकों का योगफल की बात करेंगे तो माइनस बी बाई ए, और शून्यकों के गुणनफल के योगफल की बात करेंगे तो सी बाई ए, और शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो ये इस पे अभी सवाल बहुत कम ही पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती, ज़्यादा सवालें इसी पे पूछी जाती है। तो आगे चलते हैं, सबसे ज़्यादा इस पर टिक मार्का मिलता है करने के लिए आगे। फिर उसके बाद तीसरे लेसन में हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे खटाक से अगर देखेंगे तो ये तीसरे लेसन में हम लोग आ गए हैं। तो इसमें तीसरे लेसन में कौन सा लेसन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे उदाहरण के साथ साथ ये लिखा गया है कि किस तरीके का मतलब क्या कहते हैं ग्राफ निरूपण होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अब हम आप लोग को बताना चाहते हैं कहाँ कहाँ से सवालें बनती हैं। बस केवल ये जान लेना कि यहाँ से सवाल बनती है और यहाँ से सवाल बनती है और यहाँ से सवाल बनती है। तो फिर ओहो गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये बात करेंगे तो यहाँ से सवाल बनती है। इस तरीके से अगर इसको देखेंगे तो हम लोग अगर यहाँ सवाल बनती है तो केवल हमारे काम का कितना है गाइस, तो हमारे काम का ये इतना है। तो फिर कहोगे सर जब ये इतना ही काम का है तो फिर ये सब क्यों लिखा है, ये सब इसलिए लिखा है कि यहाँ पे ये जो पेज कट करके लाया गया है वो एनसीईआरटी का है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ना वो ये उदाहरण के माध्यम से भी समझाते हुए गया है। अगर इसकी बात करें तो देखो वो 1/3 माइनस का 2 यहाँ पे इसको काटेंगे तो 1/2 बन जाएगा। ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं होगा तो वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएंगी। प्रतिच्छेद करती रेखाएं कैसे बनती हैं गाइस, अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की बात करेंगे तो वो कुछ ऐसी बनती हैं। अगर इस तरीके से ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इस तरीके से बन जाता है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। आगे ए अपान का A2 मतलब A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें कह रहा है कि हाँ इस ग्राफ को दोनों लाइन एक दूसरे को जितनी बार कट करेंगे उतने ही उसके हल होते हैं। ये एक बार कट कर रही है तो इसलिए इसके कितने हल हो जाएंगे, एक हल होंगे। और अगर इधर की बात करें तो यहाँ पे ये कैसा कह रहा है कि संपाती होंगे और इसमें कह रहा है कि अगर ये संपाती रेखाएं होंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर संपाती होंगे तो किस तरीके से होती हैं, तो यहाँ पे संपाती जब रेखा होती है तो इसी के ऊपर अगली वाली रेखा इसी के ऊपर बना दी जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब क्या कहते हैं, ये रेखा एक दूसरे को बार बार काट रही हैं और जैसे ही बार बार काटती हैं तो यहाँ पे इसके कितने हल हो जाते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। उसी रेखा के ऊपर रेखा बनती है तब। और फिर उसके बाद यहाँ पे A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब होता है समांतर रेखाएं होंगी और जब रेखा एक दूसरे को कट नहीं करेगी तो इसके हल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जब कट करेगी तभी हल होंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके कोई हल नहीं होंगे। तो इतना ही इसके काम का है, चाहे तो इसका मतलब स्क्रीनशॉट कर लेना या तो फिर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी रहेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं। तो ये सब क्या था, ये उसके उदाहरण थे कि किस तरीके से बराबर होगा, किस तरीके से बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर बराबर करने की बात आएगी तो गाइस हम इसको काट सकते हैं क्या, 2 1 कम 2 2 दूना 4, और इसको काट सकते हैं 3 1 कम 3 3 दूना 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 1 कम 9 9 दूना 18। तो अगर इसके बात करें इसके हल की तो यहाँ पे ये कितना इसका आंसर आएगा पता है, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आएगा इसके आंसर, तो इसके आंसर आएंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इस तरीके से इसके ये तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है जब तीनों बराबर होंगे तो इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती रेखाओं की एक दूसरे के ऊपर लैप करती हुई ऐसे ही जाएगी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, ये 1/2 आएगा बराबर 1/2 आएगा, लेकिन उसके आगे बराबर नहीं है। 4 1 कम 4 4 3 12 डज नॉट इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से ये जब बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे ऐसे ही इसकी तुलना करनी पड़ेगी, तब जाके ये बता सकते हैं कि ये कौन सी घटना किसमें लगेगी। आगे चलते हैं, ये इतना आपके काम का है तो इसको याद कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट जैसे भी मर्जी कहेगा वो कर लेना। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो वो लिखा हुआ था
उसी के लिए मतलब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। तो आगे कह रहा है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह एक बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होते हैं? संगत होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे ऐसा और ऐसी रेखा बन जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? एक बार ये इसको कट कर रहा है और इसके एक हल होंगे, या फिर कह सकते हैं अद्वितीय का मतलब होता है अनोखा। ऐसा हल होगा कि जैसे कि कोई ना हो, जैसे कि आप इतने अनोखे हैं जो कि अब की बार कक्षा 10 का पेपर दे रहे हैं। तो इसलिए वही कह रहा है कि मतलब ऐसा किरदार या फिर कह सकते हैं कि ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है, जैसा सौभाग्य आपको प्राप्त है कक्षा 10 का पेपर देने के लिए। तो वही ये कह रहा है कि मतलब अगर ये इसको एक बार कट करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसा जो पॉइंट कट हो रहा है अब ऐसा पॉइंट कट नहीं होगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। जैसा हल होगा वो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ये संपाती रेखा होगी तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखा पर स्थित बिंदु का हल होता है, तो इस स्थिति में कह रहा है कि ये संगत होगा। अब आगे कह रहा है कि यहाँ पे जब ये ऐसा होगा इसके ऊपर दूसरी लाइन फिर से चलेगी, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे मतलब कई हल होंगे, उसी के ऊपर एक बार फिर हल होगा, फिर कट करेगा, फिर हल होगा, फिर कट करेगा, फिर हल होगा। तो इसीलिए ये कह रहा है कि अनेक हल होंगे इसके। आगे कह रहा है कि फिर लेकिन रेखा कैसी होगी? जब उसको कट करेगा, इस बात को ध्यान देना कि जब ये कट करेगा तो संगत होगा, नहीं कट करेगा तो असंगत होगा। यहाँ बार बार कट कर रहा है इसलिए संगत। अब ये मत कह देना बार बार संगत, बस केवल संगत होगा तो एक बार, असंगत होगा तो एक बार। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे इस वाले में कह रहा है कि समांतर रेखा होगी तो समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, इस स्थिति में असंगत होगा। अगर इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कहीं नहीं काटेगा इसलिए ये असंगत हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से गाइस वही चीज लिख दी है जो इसके पहले अभी लिखा हुआ था। आगे कह रहे हैं इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के संगत हल होंगे, इस स्थिति में असंगत हल होंगे और इसमें असंगत हल होंगे और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें संगत हो जाएगा। जहां पे बार बार कट करेगा वहां पे संगत होगा, जहां पे नहीं कट करेगा वहां पे असंगत होगा, जहां पे एक बार कट करेगा वहां भी संगत होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे गाइस चौथा लेसन आ गया है, तो इसकी बात करेंगे। अगर चौथे लेसन की बात करते हैं तो हम लोगों को क्या यहाँ पे मिल सकता है देखने को। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये चौथा लेसन है द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण है तो इसके मानक रूप की बात करें तो इसका जो मानक रूप होता है वो इस तरीके से होता है ax² प्लस का यहाँ पे bx और प्लस का c और बराबर का 0। गाइस बहुपद और समीकरण में बस केवल इतना अंतर होता है कि जो बहुपद होता है उसमें बराबर में 0 नहीं होता है, जो समीकरण होता है उसमें बराबर में 0 होता है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे विविधकर की बात करेंगे तो ये जो विविधकर लिखा है ये d बराबर होता है सूत्र b² माइनस का 4ac और फिर उसके बाद ये जो 4ac होता है गाइस तो ये कहाँ से लिया जाता है? तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 4ac ये सारे मान इसी में से लिए जाते हैं, तुलना किया जाता है। कोई समीकरण अभी बताया ये इसका मेन रूप होता है, जैसे कि आपका मेन रूप है। लेकिन आप जब 26 जनवरी को कोई नाटक करते हैं तो उसमें आप राधा या फिर कुछ भी बनते हैं तो वो आपका मेन रूप नहीं होता है। वो कैसा रूप होता है? वो बनावटी रूप होता है। तो इसके लिए ये इसका मेन रूप है। अगर इसके बनावटी रूप की बात करें तो ax यहाँ पे हो जाएगा ax² प्लस का या फिर 2x² प्लस का 4x प्लस का 7 कह सकते हैं बराबर 0 कर सकते हैं। ये इसका बनावटी रूप है, इस पे सवाल बनाई जाती है। आपको इस पे ध्यान देना, अगर इस पे ध्यान दे दिए तो ये जो भी आएगा वो आप कर पाएंगे, लेकिन अगर इस पे ध्यान देंगे तो ये घुमा देगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो फिर उसके बाद आगे यहाँ पे कह रहा है कि अगर विविधकर की बात करेंगे तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ये सारे मान यहाँ से निकालेंगे, तुलना करके यहाँ पे रखेंगे तो d का मान जो भी आएगा, d के मान में 3 कंडीशन बनती है। d बराबर कभी 0 होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है, d लेस देन 0 होता है। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे देखो नीचे लिखी हुई है, तो इनके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब d बराबर 0 हो जाएगा, जैसे इसको हल करने पर 0 आ गया, d का मान 0 आता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कह रहा है कि मूल बराबर होंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मूल बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। लेकिन गाइस क्यों ऐसा होगा? तो उसके लिए हम आगे बता रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों होगा। पानी थोड़ा हमको भी दे दो। तो यहाँ पे ये अगर यक्स की बात करें, यहाँ पे देखो यक्स, इसके मूल जब निकालेंगे तो यक्स बराबर माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा रूट में b² माइनस 4ac हो जाएगा और फिर उसके बाद बराबर के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a। अगर d का मान तो यही होता है गाइस, अगर d का मान यहाँ पे रखेंगे तो d बराबर माइनस का b, अगर इसका मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, अपान का 2a हो जाएगा। तो इसके मूल क्या आ जाते हैं? यक्स के दोनों मूल जो होते हैं माइनस का 2a हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे ये कह सकते हैं इसके दोनों मूल यही होते हैं। तो आगे देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि कब वास्तविक मूल नहीं होगा?
आगे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि इसकी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक कब नहीं होता है? जब डी का मान या तो -1 आ जाए, या तो -2 आ जाए, या तो -3 आ जाए। जब ऐसी कंडीशन आती है तब जाके इसके मूल कैसे नहीं होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं। इसका मतलब जब d का मान हम अंडर रूट में -1 रखेंगे गाइस तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, और d का मान जैसे ही हम माइनस में यहाँ पे 4 रखेंगे तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 4 निकलेगा लेकिन माइनस नहीं निकलेगा। और जैसे ही 4 को 2 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या गाइस? यहाँ पे -1 बचेगा, जिसको गणित की भाषा में आयोटा बोलते हैं। इस तरीके से हो जाएगा, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो कक्षा 11 में जैसे ही आप जाएंगे, मतलब क्लास 11 में जाएंगे, तो आपको ये मिलेगा, देखने को मिलेगा। उसको बोलते हैं समरित संख्या, जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों मिला के लिखते हैं, उसको बोलते हैं समरित संख्या। और फिर उसके बाद ये 11 में आपको गणित में पढ़ने को मिलेगा। तो वही ये कह रहा है कि जब कभी भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वहाँ पे बताया जाएगा आपको कि आई बराबर क्या होता है, -1। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके स्थान पे जहाँ पे ये लिखा रहेगा वहाँ पे आई लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख दिया? आई। जैसे ये लिख दिया तो ये बन गया कुछ ऐसा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब अंडर रूट के अंदर कुछ भी माइनस में लिखा रहता है तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल है। निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मूल होते हैं। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि ये डी बड़ा हो जाएगा 0 से, तो इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक मूल हो जाएंगे, और लेकिन अलग अलग मूल होता है। अब जब 0 हो जाएगा तो बराबर होगा, समान होगा। 3 कंडीशन बनती है, इन्हीं तीनों को याद रखना गाइस, इस पे सवाल जरूर बनती है। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अच्छा, बस उसमें केवल इतना ही दिया था गाइस कि मतलब क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछ लेता है। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं इसमें। तो इसमें देखने वाली बात क्या होती है, कभी कभी ये जो समीकरण दिया रहता है, ये समीकरण, इसके मतलब क्या कहते हैं, मूलों का योगफल पूछ लेता है, मूलों का गुणनफल पूछ लेता है। तो उसके लिए हमको ये मूल अगर इसके अल्फ़ा बीटा होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b/a, और फिर उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा तो c/a हो जाता है। तो ये इतना याद रखना, इसके लिए भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो दिया है ये क्या ज्ञात करने के लिए दिया है, ये मूल ज्ञात करने के लिए दिया है। इसको बोलते हैं श्रीधर 4 के नियम से। श्रीधर 4 का ये सूत्र है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट पे b² - 4ac/2a, इस तरीके से यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ से तुलना करके इसमें तब रखा जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे ये तुलना करके इसमें रख देंगे तो इसको हल करने पर यक्स के 2 मान निकलेंगे। यक्स के 2 मान निकलेंगे तो यक्स के जब 2 मान निकलेंगे तो वही इसके 2 मूल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे इसको गुणनखंड के माध्यम से भी हल किया जा सकता है, इसके 2 मूल निकाले जा सकते हैं। लेकिन जब गुणनखंड हम नहीं कर पाएंगे तब उसमें ये चीज़ लगाया जाता है श्रीधर 4, जिसमें गुणनखंड नहीं लगेगा उसमें श्रीधर 4 लगेगा। आगे चलते हैं फिर उसके बाद। लेकिन इसको हल करने के 3 तरीके होते हैं, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, और श्रीधर 4 विधि से, या कह सकते हैं सूत्र से। आगे चलते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे अगले लेसन में आते हैं। तो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे गाइस अगर ये कह रहा है कि कहीं प्रथम पद दिया रहे और डी दिया रहे, तो उसके बाद अगर समांतर श्रेणी की बात करेगा कि आगे की 3 श्रेणी बताओ, या फिर कह सकते हैं उसमें श्रेणी के 3 पद क्या हो सकते हैं, तो इस तरीके से ले सकते हैं। पहला पद हो जाएगा ए, और दूसरा पद हो जाएगा a प्लस का d, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d, डैश डैश आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। a मतलब इसमें सर्वांतर हो जाता है, और d इसमें क्या हो जाता है, d इसमें उल्टा हो गया गाइस, d इसमें क्या होता है, सर्वांतर होता है, और जो a इसका होता है वो पहला पद होता है। यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है गाइस। तो जो a इसमें होता है श्रेणी में प्रथम पद होता है, ये इसको कह सकते हैं प्रथम पद। और फिर उसके बाद जो d होता है उसको क्या कह सकते हैं, d को हम कहते हैं सार्वांतर, d को कहते हैं सार्वांतर। तो जब यहाँ पे ये इस तरीके से लिख लेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आगे कह रहा है कि लेकिन अगर इसके बात करें किसी समांतर श्रेणी में n वें पद की बात करें तो यहाँ पे an बराबर जो होता है वो a प्लस का n माइनस का 1d होता है। यहाँ पे ऊपर हिंदी में लिख देना कि जब किसी समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना होगा तो उसके लिए ये सूत्र लगाते हैं। लेकिन अगर किसी समांतर श्रेणी में अंत से n वां पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो l माइनस का और n-1 और यहाँ पे d लिख लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं इसके मतलब क्या कहते हैं जो पद होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे और गाइस बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसमें क्या ज्ञात करना होगा, कह रहा है कि ये AP अगर इसको चेक करना होगा कि मतलब कोई श्रेणी दिया है उसमें AP में वो है कि नहीं है। तो अगर 3 पद देता है कि A प्लस नहीं A कामा B कामा C, अगर ये 3 पद दे देता है और कहेगा इसको चेक कीजिए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही याद चेक कर सकते हैं। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पे ये समांतर श्रेणी में होगा।
अगर ए बी सी दिया है 3 पद, तो इसमें अगर दूसरे पद का दुगना बाकी इन दोनों को जोड़ के अगर लिख देते हैं, अगर वो आ जाता है बराबर, तो समझ लेना ये समांतर श्रेणी है। और उसके बाद अगर डी ज्ञात करने की बात करें तो डी बराबर सूत्र होता है, डी बराबर होता है A2 - A1। इसका मतलब ये होता है कि ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वो डी होता है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे और आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अच्छा ये जो चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे कह रहा है कि समांतर श्रेणी में अगर कोई समांतर श्रेणी लिखी हुई है उसमें कितने पद दिया है। अगर समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल की बात करेगा, अगर कहीं समांतर श्रेणी लिखा हुआ है और इसमें योगफल की बात करेगा तो उसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, तो उसके लिए सूत्र होता है यस n बराबर, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करना होगा तो यस n बराबर n/2 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 2a और प्लस का यहाँ पे लिखते हैं n-1 और d और बराबर के यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस इतना कोष्टक बंद कर देंगे। लेकिन गाइस ये तो नॉर्मल सूत्र है। जो डी होता है सर्वांतर होता है, n पदों की संख्या होती है, a क्या होता है प्रथम पद होता है, n कितने पद हैं वो होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लेकिन अगर कह देगा कि उसी श्रेणी में अंतिम पद दिया हो तो उसके लिए जो यस n का सूत्र होता है वो ये होता है n/2 होगा। और फिर उसके बाद कोष्टक में लिखेंगे a और प्लस यहाँ पे अंतिम पद होता है जिसको हम यल कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे बस इतना ही सूत्र इसके लिए होता है। और अगर पूरी सवाल इस चैप्टर में देखें तो ये एक सूत्र, दो सूत्र, तीसरा सूत्र ये होता है a n बराबर a प्लस का n-1d, तीसरा सूत्र ये होता है। चौथा सूत्र ये होता है जिसको मतलब यूज़ किया जाएगा कभी कभी, यहाँ पे बाकी और कोई सूत्र इसमें यूज़ ही नहीं किया जाता। बस यही 4 सूत्र से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। आगे चलते हैं। फिर अच्छा एक सूत्र और होता है, वो सूत्र क्या गाइस आप लोग को नहीं बताया। यल बराबर क्या होता है, यल बराबर होता है a प्लस का यहाँ पे n-1d। अगर कभी किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना हो, अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद पहला पद और फिर उसके बाद d का मान दिया हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n निकाल सकते हैं इससे। ये क्या कहते हैं, किसी समांतर श्रेणी में n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये सूत्र यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है अगर ABC 3 श्रेणी के 3 पद होंगे तो आगे कह रहा है कि जो B बराबर होगा ये इसका क्या हो जाता है, इन सब का समांतर माध्य। अगर इनके समांतर माध्य की बात करें तो यहाँ पे B बराबर कितना आ जाता है, B बराबर आता है a प्लस का c/2। इसका मतलब क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ये इसको इधर भी भेज सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो हो जाएगा इन सब का समांतर माध्य कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, इन सब का समांतर माध्य। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कैसे लेसन पे आ गए। 6वां लेसन हम लोग अभी नहीं किए, उसमें त्रिभुज है, काफ़ी कुछ उसमें समझाना पड़ेगा, तो हम उसको अगले वीडियो में करेंगे, नई वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आगे हम यहाँ पे 7वें लेसन को लेकर के आ गए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें महज 4 से 5 सूत्र यूज़ होते हैं। तो पहले यहाँ पे 4 सूत्र लिखा गया है, इन चारों सूत्रों को हम देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे तब बात करेंगे कि वो अगला सूत्र और कौन सा होता है जिसको हम लोग को लिखना रहता है। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे दिख रहा होगा ये x1 है, ये y1 है और यहाँ पे ये x2 है और ये y2 है। और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो यहाँ पे d बराबर सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हम फिर से आपको लिख के दिखा रहे हैं। d बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस का यहाँ पे लिखते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो ये d बराबर हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी याद करना कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, बस इतना ही। जो यहाँ पे बिंदु दिया रहेगा उन्हीं को स्क्वायर करके जोड़ के रख देना है, आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है कि उस बिंदु P के निर्देशांक जो बिंदु A B को जोड़ने वाली रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में आंशिक रूप से विभाजित करता है तो निम्नलिखित होते हैं। तो आगे यहाँ पे कह सकते हैं ये P के निर्देशांक लिख लेंगे, P के निर्देशांक, फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे m1 x2 प्लस का m2 x1 अपान का m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस का m2 और फिर उसके बाद y1 अपान m2 m1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि अगला जो बिंदु होगा वो दो बिंदुओं के बीच का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे यहाँ पे एक रेखा खींची हुई है, यहाँ पे ये एक होगा, यहाँ पे B होगा, तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात करेगा तो यहाँ पे क्या होता है x2 प्लस x1 और फिर उसके बाद अपान में 2 कामा y2 प्लस y1 और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है अपान में 2। ये इसके निर्देशांक होते हैं, किसके, इस जो बीच वाले बिंदु होते हैं उनके, यहाँ पे लिखा हुआ है।
और फिर उसके बाद यहाँ पे और आगे बात करेंगे तो और क्या छूटा है। तो अगर छूटने की बात करें तो यहाँ पे एक सूत्र छूट गया है, वो सूत्र कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जब कहेगा कि कोई 3 बिंदु संरेख होंगे तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं संरेख के सूत्र। संरेख, अगर संरेख 3 बिंदु संरेख होंगे तो संरेख होने के शर्त, होने के शर्तें, यहाँ पे ये वाला सा रहेगा। तो अगर संरेख होने की शर्तें अगर होंगी तो ये x1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 23, 31, 12 तो y2 माइनस y3 और प्लस x2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद y3 माइनस y1 और फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे x3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे y1 माइनस का y2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब इसके बराबर 0 आ जाएगा तो ये संरेख होगा। लेकिन भाई x1 x2 ये सब कहाँ मिलेगा, तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे ये लिखा रहेगा x1 y1 एक पॉइंट देगा, फिर उसके बाद यहाँ पे x2 y2 होगा, फिर तीसरा पॉइंट जो होगा वो x3 y3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये c होगा, ये b होगा। इस तरीके से ये मान दिया रहेगा तो पूछेगा, कहेगा चेक करके बताइए, जांच करके बताइए तीनों संरेख हैं कि नहीं। तो फिर उसके बाद अगर यहाँ पे सवाल की बात करें तो एक सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं, इसको चेक करके बता देना कि ये संरेख है या नहीं। अगर होगा तो यस लिख देना, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे नो लिख देना। हम समझ जाएंगे कि आपका आंसर आ गया। आगे ये हो गया। अब उसके बाद कहता है कि अगर ये त्रिभुज के, जैसे ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के ये 3 शीर्ष होंगे ABC, और इनके मान दिए रहे कि यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे दिया रहे x2 y2 और यहाँ पे दिया रहे x3 y3। अगर ये इतना दिया रहे तो उसके बाद अगर हमको क्या ज्ञात करना हो कि इनके क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 1/2, और फिर उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्र, यहाँ पे लिख लेना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जब यहाँ पे इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यही पूरा लिखा जाएगा x1, फिर उसके बाद x2 y2 माइनस y3 और यहाँ पे आ जाएगा x2, और फिर उसके बाद यहाँ पे y3 माइनस का y1 और फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा x3 और फिर यहाँ पे आएगा y1 माइनस का y2 और फिर उसके बाद यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। ये इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब एक चीज़ और इसमें बचा, तो यहाँ पे एक चीज़ और क्या बच गया है गाइस, तो यहाँ पे एक चीज़ और बच गया जो आप लोग को बताना है। वो ये बच गया है कि अगर ऐसे कोई त्रिभुज दिया रहे, ऐसे कोई त्रिभुज दिया रहे जिसको A, B और C कह दें, और इनके भी पॉइंट कामा x1 y1 हो जाएंगे पॉइंट जो बिंदु होंगे, और ये x2 और फिर उसके बाद यहाँ पे y2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो x3 y3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर लिखा रहे तो यहाँ पे इसके केंद्रक पूछता है कभी कभी। A, B, C के केंद्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 अपान में 3 हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है y1 प्लस y2 प्लस y3। अगर कभी इससे सवाल बनी तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, इस पे सवाल ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन इन दोनों पे पूछता ज़रूर है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा 7 लेसन क्या हो गया है, हमारा ये 7 लेसन समाप्त हुआ। आगे देखते हो गाइस, तो यहाँ पे आगे वो फिर से वही चालू हो गया, तो कोई बात नहीं। तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग 7 लेसन तक समाप्त कर चुके हैं। मतलब पहला लेसन किए, फिर उसके बाद दूसरा किए, तीसरा किए, चौथा किए, पांचवा किए और उसके बाद 7वां किए। 6वां बचा है, 6वां है, 8वां है, फिर उसके बाद 9वां है, फिर उसके बाद 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, जो भी हो 13, 14 अगर यहाँ तक होगा तो इन सब के सूत्र करवा देंगे एक ही वीडियो में, भी इसके आगे जो भी वीडियो आएगी। अगर वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो मतलब क्या कहते हैं, इसमें एक कमेंट और अपना एक विचार जरूर छोड़ देना कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी तो ये भी बता देना, और फिर उसके बाद कुछ आपकी डिमांड होगी तो ये भी बता देना। और फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि इस पर पूरे कंटेंट PDF सब कुछ फ्री में मिलेगी। मतलब क्या कहते हैं, कोई पेड कोर्स आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और रिजल्ट आप इसके देख चुके हैं कि किस तरीके से रिजल्ट आता है। और रिजल्ट की बात करें तो हो सकता है कि इस पर जो मैं बता चुका हूँ जाके मिला लेना, हो सकता है कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से मतलब क्या कहते हैं इसमें मैच करता होगा। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट होंगे कि मतलब उनको गणित नहीं समझ में आती है, 101% की पूरी जिम्मेदारी है। कहोगे मैं अपनी तरफ से, जो कुछ भी कहोगे मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, लेकिन बस आपको क्या करना पड़ेगा
कि यहाँ से जुड़ना पड़ेगा, 1 साल तक लगातार जुड़ना पड़ेगा। 100% मैथ समझ में आएगी और यहीं की नहीं उसके आगे की भी समझ में आएगी। 11, 12 या फिर उसके आगे तैयारी करोगे तब भी। लेकिन क्या कहते हैं, क्या करना पड़ेगा, बस जो आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे डाली जाएगी उसको आप देखें। बस आपकी जिम्मेदारी ये होगी देख करके उसको सॉल्व करें या लिखें, जो भी सवाल बताई जाती है। जैसे अभी इसमें सूत्र बता दिए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे सूत्र इसको क्या कर लो, लिख लो। और फिर से इसके बाद इसके आगे जो इसके आगे का जो सेकंड पार्ट है उसको लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।